लिखिए भैया बॉर्न हेबर साइकिल, नया टॉपिक मेंशन कीजिए, बॉर्न हेबर साइकिल। क्या मेंशन करोगे? बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर चक्र। ठीक है ना? क्या मेंशन किया? बॉर्न हेबर चक्र। इसमें लिखिए भी आपको, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना एक बार। लिखिए इसमें 1919 में मैक्स बॉर्न तथा 1919 में मैक्स बॉर्न तथा हेबर ने स्वतंत्र रूप से आयनिक यौगिकों के निर्माण की कुछ ऐसी काल्पनिक पदों द्वारा स्वतंत्र रूप से आयनिक यौगिकों की निर्माण ऊष्मा की कुछ ऐसे काल्पनिक पदों द्वारा गणना की जिनसे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण प्रयोगों द्वारा निकाला जा सकता था। ये विभिन्न पद जो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी हैं एक चक्र का निर्माण करते हैं अतः किसी आयनिक यौगिकों के लिए इस प्रकार के प्रक्रम को बॉर्न हेबर चक्र कहते हैं। लिखना भी इंग्लिश मीडियम वाले। In 1919, Max Born and Haber independently determined the heat of formation of a number of ionic compound using some imaginary steps. The net energy change in the process cloud be determined experimentally. These different steps which are exothermic and endothermic form a cycle. Such a cycle for an ionic compound is known as Born-Haber cycle. ठीक है। अब सबसे पहले बात करना, बॉर्न हेबर साइकिल को पढ़ने से पहले कुछ टर्म आपको आनी चाहिए भैया, कुछ टर्म्स आपको आनी चाहिए। सबसे पहली जो टर्म है, मैं अभी साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ टर्म्स की बातें कर रहा हूँ। सबसे पहली जो टर्म है वो है सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी
ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए ये तुम्हारे पास में कोई सॉलिड है, आई बात समझ में, या मैं ऐसे मेंशन कर देता हूँ कि तुम्हारे पास में सॉलिड है और इस सॉलिड को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, ये ठोस है और इस ठोस को कन्वर्ट किसके अंदर करना है, आपको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है। किस में करना है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, द्रव के अंदर कन्वर्ट करना है इसको, यस है ना। तो व्हेन सॉलिड द रिक्वायर्ड एनर्जी, आई बात समझ में, या इसमें क्या बोला जा सकता है कि सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है, उसे क्या बोला जाएगा, सब्लिमेशन एनर्जी। यानी कि आप सब्लिमेशन एनर्जी दे दीजिए, तुम्हारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। जैसे सोडियम है, ये Na है, ये सॉलिड है, यदि आप इसको किस में, सॉरी रे यार, लिक्विड नहीं भाई, डायरेक्ट गैस में, भाई गलती हो गई, किस में कन्वर्ट करोगे, गैस में, डायरेक्ट ही गैस में कन्वर्ट करोगे, तब देनी पड़ेगी सब्लिमेशन एनर्जी। और इसको Na को किस में कन्वर्ट कर दूँ, गैस के अंदर। ध्यान देना, ये Nag नहीं है, Na ये तो है सोडियम सिंबल, और G क्या भैया, गैस, ये बन गया। तो कौन सी एनर्जी देनी पड़ी आपको, सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखना है, इसका स्टेटमेंट लिखना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required, the amount of energy that is required when solid convert into gas, called sublimation energy, भाई आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह सब जानते हो आप लोग, ठीक है ना, उसको लिखूंगा नहीं। जो नई नई एनर्जी है जिनको आप नहीं जानते हो उनके बारे में लिखा, और लेटिक्स एनर्जी भी आप लोग जानते हो। नेक्स्ट लिखना डिसोसिएशन एनर्जी, ये लिख लेना भैया, लिख लिया। सेकंड लिखना डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, वियोजन ऊर्जा, क्या बोलोगे इसको, वियोजन ऊर्जा। इसमें क्या होगा कि जैसे तुम्हारे पास में कोई मॉलिक्यूल है, जैसे Cl2 है, और इसको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, Cl के अंदर ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी जो लगेगी वो कौन सी होगी, डिसोसिएशन एनर्जी। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड, लिखना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड व्हेन मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू एटम, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, अणु को परमाणु में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा कहलाती है, बना लीजिए इसको एक बार, वियोजन ऊर्जा कहलाती है, बना लो, ठीक है ना। तीसरी एनर्जी यहाँ जो जरूरत पड़ेगी वो क्या जरूरत पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी, सब जानते हो इसको, आयनाइजेशन एनर्जी। अब नहीं बताऊंगा भैया, ध्यान देना, सबको पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आयनन विभव,
क्या होगा इसके अंदर कि तुम्हारे पास में मान लीजिए ये कोई गैसियस है। अब ये गैसियस जो है इससे आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर एनर्जी है उसे तो क्या बोला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। है बात समझ में? क्या बोला जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान देना, सेम एटम से यदि मैं एनर्जी निकालूँ ना यहाँ पर, सेम एटम से इससे और एनर्जी, तो इसको क्या दूंगा IE1, और ये क्या होगा A+2। यदि ऐसा निकाला जाता है तो इसे क्या दूंगा IE2। तो ये कहूँगा कि IE1 नॉट इक्वल टू IE2। ये बात ध्यान देना, ये दिमाग में बैठा के रखना ये वाली बात। ठीक है। फोर्थ जो एनर्जी है वो क्या है तुम्हारे पास में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, यहाँ पर क्या होगा तुम्हारे पास में, ये ए गैस है, इस पे यदि आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो गैसियस एटम पे, ठीक है ना, गैसियस एटम पे, ए तो भैया तुम्हारे पास में वो एटम है जिसपे आप, ये क्या गैसियस है, जी का मतलब गैसियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड किया गैसियस, दैट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसको क्या बोलूँगा, EA। ठीक है ना भाई। तो यहाँ एनर्जी तो रिलीज होती है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। ये जो EA है, ये जो EA है, ये मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पहली बात तो ये, ठीक है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा या क्या होगी भैया, पॉजिटिव होगी। आई बात समझ में, ये एब्जॉर्ब होगी हमेशा। ठीक है, यहाँ पर भी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगी और ये भी पॉजिटिव होगी। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना, इन साइनों का ध्यान रखना भैया आप लोग। एक बार बना लो इसको। चले बना गया। अब बनाते हैं अपन बॉन हेबर साइकिल। कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, उनके बॉन हेबर साइकिल देखते हैं। ठीक है, अब देखिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। आप लोगों को एक बात समझनी होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखना भैया, यहाँ पर ये Na प्लस ये ½ Cl2 ये जैसे बन रहा है, तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, NaCl। और ये डेल HF जो ये है, ठीक है, डेल HF क्या है, एंथैल्पी फॉर्मेशन है, एंथैल्पी फॉर्मेशन है भैया, ठीक है ना, एंथैल्पी फॉर्मेशन। और ये क्या है भैया, नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए एंथैल्पी फॉर्मेशन हमेशा।
ये बना लीजिए। फिर अपन एक बॉन हेबर साइकिल देखते हैं NaCl का। एक बार ये बना लीजिए। ठीक है भैया, बना लिया होगा। अब लिखिए भैया, बॉन हेबर साइकिल देख रहे हैं किसके लिए भैया? NaCl के लिए। मेंशन करना बॉन हेबर साइकिल फॉर NaCl, बॉन हेबर साइकिल फॉर NaCl, बॉन हेबर साइकिल फॉर NaCl, बॉन हेबर साइकिल फॉर NaCl। आई बात समझ? देखिए भैया, NaCl की जब हम बात करेंगे, बात को समझना, NaCl बॉन हेबर साइकिल फॉर NaCl, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया कि तुम्हारे पास में ये Na प्लस Cl2 है। ये कितना चाहिए मुझे? हाफ चाहिए, तभी तो किसका फॉर्मेशन होगा? किसका? NaCl का। यस या नो? होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर कौन आएगा? ये डेल HF। ठीक है भाई। तो अब मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर क्या देखो, क्या प्रोसेस रहा होगा कि ये Na है, ये सॉलिड फॉर्म में हो एडजस्ट होगा, ये Cl2 है। इस Na को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इसको Na प्लस में कन्वर्ट करना है मुझे। Na प्लस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको किस में चेंज करना है? गैस में चेंज करना है। गैस में चेंज करोगे तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी दोगे आप? सब्लिमेशन एनर्जी। कितनी दोगे भैया? एक ही, क्योंकि ध्यान देना 1 मोल है तो 1 मोल ही सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी यहाँ पर। फिर क्या करेगा? गैसेस से यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, Na प्लस में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या दोगे? आयनाइजेशन एनर्जी दोगे। ठीक है भैया, ये भी एब्जॉर्ब हुई, ये भी एब्जॉर्ब हुई एनर्जी इनकी पॉजिटिव। फिर यहाँ पर क्या दोगे आप? डिसोसिएशन एनर्जी दोगे। अच्छा, डिसोसिएशन एनर्जी दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? क्या हो जाएगा? 2Cl क्या भैया? माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, एक बात बताना, अब यहाँ पर इक्वेशन के अंदर बात को समझना, मुझे इक्वेशन बनाना है। चलो अभी तो कोई बात नहीं, बना लीजिए इक्वेशन बनाना, मुझे तो Cl-1 ही लेना है, सॉरी Cl, मुझे तो Cl1 ही लेना है। तो यहाँ डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या है इस इक्वेशन के लिए? क्या हो जाएगी? हाफ। आई बात समझ, क्योंकि मुझे Cl1 ही चाहिए। अब आप क्या दोगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि Cl में इलेक्ट्रॉन आप जोड़ोगे, ये गैसियस है, इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। फिर क्या करोगे आप लोग? जब इन दोनों आयनों को आपस में ऐड करोगे तो यहाँ एक एनर्जी रिलीज होगी, उसे क्या बोला जाता है? लैटिस एनर्जी। ठीक है ना? और जैसे ये लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ से रिलीज होगी, और रिलीज होगी तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा? NaCl का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? NaCl का। तो ये क्या कहा जा सकता है कि तुम्हारे पास में जो डेल HF है वो क्या है भैया? सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाई क्या भैया? 2 माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस U। यही तो है, यस है ना? ये काम करना है बस आपको, ये इक्वेशन बनानी है भैया। ये कर लो भैया, एक बार इसको बना लीजिए, फिर इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ मैं आप लोगों को।
ठीक है भैया, एक क्वेश्चन मेंशन कीजिए भैया, इसे इक्वेशन मेंशन कीजिए। ये बना लिया होगा सबने, एक क्वेश्चन बनाए, देखो एक क्वेश्चन में कैसे हेल्प करेंगी ये सारी चीज़ें। इक्वेशन मेंशन करना, फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of Cl with the help of the following data given in किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना है इसको। निम्न आंकड़ों की सहायता से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात कीजिए, सभी आंकड़ों किलो कैलोरी प्रति मोल में है। देखो तुम्हारे पास में क्या क्या गिवन है, आपके पास में है एक सेकेंड, लिखना डेल एच एफ है यहाँ पर, डेल एच एफ इज इक्वल टू है -68.8 सब्लिमेशन एनर्जी है यहाँ पर, सब्लिमेशन एनर्जी है 25.9, D/2 ही दे दी इसने तो वो कितनी है यहाँ पर 25.5, और आयनाइजेशन एनर्जी है तुम्हारे पास में 118.4, और लेटिस एनर्जी U है -165.4। ये है भैया, खुद ने गिवन कर रखी है, वैल्यू हमारे पास दे रखी है उन्होंने, ये वैल्यू गिवन है भैया। आई बात समझ में? तो अब ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए भाई, NH जो Cl है, इस NaCl का फटाफट आपको क्या आना चाहिए भाई, आपने क्या बनाया भाई, ये जो NaCl है इसको बनाना आना चाहिए। दैट मीन्स क्या है भाई, आप लोगों को वो इक्वेशन आनी चाहिए जैसे अभी अपन ने सोल्व की थी, कि ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी, तो ये किस में चेंज होगा, Na गैस के अंदर चेंज होगा, ये डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, D/2 लगेगी, तो ये किस में चेंज होगा, Cl में, ये भी गैस है, ये भी क्या है, गैस है। फिर क्या देना पड़ेगा आपको, आयनाइजेशन एनर्जी, ये किस में कन्वर्ट होगा, Na+ में, यहाँ पर देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये किस में चलेगा, Cl- में, फिर यहाँ पर U, और इससे क्या बनेगा, NaCl। तो तुम्हारे पास में क्या है, फॉर्मूला क्या बन रहा था, अब आप लोग देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि डेल एच एफ वो टोटल तो किसका होगा भैया, सब्लिमेशन एनर्जी का प्लस आयनाइजेशन एनर्जी का प्लस D/2 का प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्लस और इसका किसका भैया, लेटिस एनर्जी का। यही अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, डेल एच एफ मुझे दे रखा है -68.8 इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी कितनी दे रखी है 25.9 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 118.4 और डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है 25.5 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मुझे सोल्व करनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मुझे क्या करनी है, सोल्व करनी है। आई बात समझ? लेटिक्स एनर्जी मेरे को दे रखी है -165.4, सोल्व कर लेना भैया, ये लो भैया इसको सोल्व कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे एग्जाम के अंदर, सोल्व कर लेना भैया, ठीक है, कर लोगे इसे सोल्व।
कर लोगे ऐसे डाटा दिए हुए हैं तो सोल्व कर लोगे कि नहीं करोगे? नया क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप। बॉन हेबर साइकिल देखते हैं, ये NaCl के लिए देख लिया। चलिए अपन आगे बढ़े। आगे मेंशन कीजिए बॉन हेबर साइकिल फॉर CaCl2। ये भैया कर लेना ये क्वेश्चन सोल्व। बॉन हेबर साइकिल फॉर CaCl2। तो ये करने के लिए भी आपको क्या है, कैल्शियम प्लस Cl2 कंप्लीट चाहिए। Cl2 दैट मीन्स क्या बनेगा, CaCl2 साथ में क्या डेल HF का मतलब क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है भाई। तो ये क्या होगा, Ca सॉलिड है यहाँ पर। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, गैस में कन्वर्ट करना है। तो क्या बोलूँगा इसको, Ca गैस भैया। और यहाँ पर क्या होगा, सब्लिमेशन एनर्जी। आई बात समझ में? अब बातों को समझना भैया, कितनी होगी भैया, 1 मोल ये है तो 1 मोल ही सब्लिमेशन एनर्जी लगेगी। Cl2 है, यहाँ पर कितनी Cl रिक्वायर्ड है भैया, दोनों के दोनों रिक्वायर्ड है। तो यहाँ कौन सी एनर्जी लगेगी, डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी। आई बात समझ में? अब बात को समझना, ये जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम के ऊपर ध्यान देना। यदि मैंने क्या किया है, यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट दी तो क्या किस में कन्वर्ट हुआ, Ca+ में, गैस में। अब मुझे तो और चाहिए, तो ये तो है IE1 और आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा, IE2। तो ये क्या बन जाएगा, Ca+2। ठीक है ना, ये गैस। अब यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर तुम्हारे पास में मैं ये कह दूँ क्या कि एक साथ ही भैया 2 Cl है ना, अरे 2 अलग अलग Cl है। तो ये हम क्या कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो लगेगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, 2Cl- बन जाएगा। अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे पास में ये दोनों जब ऐड होगी तो लेटिस एनर्जी रिलीज होगी और किसका फॉर्मेशन होगा, CaCl2 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या ये फॉर्मूला बन सकता है कि डेल HF इज इक्वल टू क्या बोला जा सकता है कि सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी क्या भैया 2, यस या नो, यही तो बोला जाएगा। प्लस डिसोसिएशन एनर्जी प्लस ये सॉरी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो -2EA। ठीक है, लेटिस एनर्जी भी किस में आएगी, यू में आएगी, नेगेटिव में आएगी। इसको सोल्व करोगे, इसका वाल इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो ये इक्वेशन आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। बनाओ इसको फटाफट एक बार। चलिए अपन आगे नए एग्जाम्पल है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यस या नो? चलिए अपन आगे। अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, देखिए आपको समझ में आ गया हो तो इसको तो मिटा दो, ताकि आप लोग देखो उसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सोल्व करें। देखिए आप सोल्व करना, किसको सोल्व करोगे भैया, NaF को सोल्व करोगे। ये देखो कुछ डिफरेंट है नहीं, जैसे आपने NaCl को सोल्व किया था वैसे ही NaF होगा।
क्या भैया यहाँ पर Na प्लस ये क्या होगा F2 कितना भैया 1/2 क्या होगा NaF यही तो बनेगा। फिर सवाल कीजिए यहाँ पर Na ये क्या है भैया तुम्हारे पास में ये जो Na है ये कौन सी फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में है। इसको किस में कन्वर्ट कीजिए गैस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। फिर यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी दीजिए क्या होगा Na ये गैस यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस F2 है। इस F2 को क्या भैया तुम यहाँ पर कौन सी एनर्जी दोगे सब्लिमेशन एनर्जी। ऐसे ही यहाँ पर F2 है यहाँ पर क्या दोगे आप लोग डिसोसिएशन एनर्जी दीजिए। डिसोसिएशन एनर्जी कितनी चाहिए इसको तो आप तो डिवाइड बाई क्या करोगे 2 ये क्या हो गया 2F। अब मुझे तो एक ही चाहिए ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो एक के ऊपर ही दूंगा मुझे चाहिए एक ही डिवाइड बाई 2 कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये F माइनस ये क्या है भैया ये है क्या गैस ये भी गैस। यहाँ लेटिक्स एनर्जी से इससे क्या बनेगा ये NaF ये बनेगा भैया। तो इसका मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही करना है। तो फिर डेल एच एफ जो डेल एच एफ है ना ठीक है ना ये डेल एच एफ इज इक्वल टू क्या होगा भाई इनका जो टोटल है तुम्हारे पास में कौन है सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाई 2 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ है नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लेटिक्स एनर्जी ये लो भैया ये इसका इक्वेशन बन रही है। तो ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आप लोगों को सबको कर लोगे ये इक्वेशन बनाने का काम सब लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे मेरे हिसाब से तो कर लोगे आप लोग। आ गई क्या बात समझ में बनाओ इसको एक बार फटाफट। ठीक है ना तो आगे की क्लास में मैं आप लोगों से और सोल्व करूँगा ये इक्वेशन सोल्व करना। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है भाई यहाँ तक का आपको समझ में आया। अब देखते हैं नए एग्जाम्पल लेते हैं और उसके लेटिक्स एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये हेस का नियम ध्यान देना क्या होता है हेस का नियम। हेस का नियम क्या कहता है कि तुम्हारे पास चाहे तुम किसी भी पाथ से जाओ तुमने दो पाथ यदि चूज़ किए हैं तो दोनों पाथ की जो एनर्जी है वो क्या होगी सेम होगी। ये आपने पढ़ा हुआ है। नए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं क्या MgO बॉर्न हेबर साइकिल ऑफ MgO की बात करता हूँ। क्या होगा MgO में ध्यान देना ये Mg है प्लस आपके पास में ये O2 और क्या बना MgO। O2 कितना चाहिए मुझे यहाँ पर हाफ प्लस यहाँ एनर्जी रिलीज जो होगी उसे क्या होंगे एंथैल्पी फॉर्मेशन। अब इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊँ ना बॉर्न हेबर साइकिल बनाऊँ तो Mg ये Mg क्या है सॉलिड फॉर्म में है। इसको किस में करोगे आप गैस में कन्वर्ट करोगे तो ये Mg गैस में कन्वर्ट होगा तो आपको कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी सब्लिमेशन एनर्जी। फिर क्या करना पड़ेगा आपको बात को समझना यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो ये देखना आयनाइजेशन एनर्जी 1 क्योंकि ये होगा Mg क्या होगा भैया प्लस गैसीय सही ये +1 है। फिर आपको सेम इसी से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है तो आयनाइजेशन एनर्जी ये क्या होगी 2 और ये Mg क्या हो जाएगा +2। साथ में कौन है भैया ये O2 है। O2 से आपको क्या डिसोसिएशन एनर्जी क्या देनी पड़ेगी हाफ। तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा भैया एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है मुझे। अब देखना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप यदि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट दैट मीन्स क्या माइनस। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप जब सेकंड दोगे तो आपको यही बताया गया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड जब आप दोगे तो ये O-2 बनेगा। लेकिन बात को समझना अब ये क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव ये भी क्या होगा पॉजिटिव ये भी क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू ये भी पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव वैल्यू होगी लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तुम्हारे पास में। और इन दोनों का जो टोटल होगा भैया इन दोनों को यदि टोटल जो होगा वो क्या होगी तुम्हारे पास में इन दोनों का जो टोटल होगा और इससे जो ये बन रहा है ये MgO ये जो MgO बन रहा है Mg इसे क्या बोलेंगे लेटिस एनर्जी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये चाहे इस पाथ से जाए चाहे इन पाथ से जाए यहाँ पर जो डेल HF है ये जो डेल HF है तुम्हारे पास में
वो क्या होगा भैया, तुम्हारे पास में होगा सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों पॉजिटिव, तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी क्या भैया तुम्हारे पास में 2। यस एन, इसके लिए तो ये तो होगा। साथ में डिसोसिएशन एनर्जी, तो डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाई क्या भैया तुम्हारे पास में 2, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि तुम्हारे पास में ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये फर्स्ट है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या भैया 2 और माइनस लैटिस एनर्जी यू। तो यही तो इसकी इक्वेशन बनेगी, बना लीजिए फटाफट बनाइए इसको। ठीक है भाई, अब देखिए तुम एक क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ये सब ने बना लिया, एक क्वेश्चन देखते हैं भी आप लोगों के लिए। यहाँ पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस इनऑर्गेनिक के अंदर ये एक ही तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, पूछ लिए तो फिर भाई इसको गलत मत करके आना। देखो भैया क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट लैटिस एनर्जी फॉर NaCl, कैलकुलेट लैटिस एनर्जी फॉर NaCl, कैलकुलेट लैटिस एनर्जी फॉर NaCl। ठीक है ना, एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन पहले थोड़ी करवा दिया रे भाई तुम्हें, ये तो करवा दिया मैंने आपको। तो यहाँ लैटिस एनर्जी ना पूछ के लैटिस एनर्जी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ ली यहाँ पर, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर NaCl। NaCl के लिए एंथैल्पी निर्माण का मान ज्ञात कीजिए। हिंदी में बोलेंगे एंथैल्पी निर्माण, NaCl के लिए एंथैल्पी निर्माण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैं डाटा पुट कर देता हूँ भैया। सब्लिमेशन एनर्जी है यहाँ पर 26 किलो कैलोरी पर मोल, सब्लिमेशन एनर्जी है। डिसोसिएशन एनर्जी है तुम्हारे पास में 58 किलो कैलोरी पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है 118.6 किलो कैलोरी पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो है 85 किलो कैलोरी पर मोल। ये आप लोगों से पूछा क्या है और यहाँ पर जो लैटिस एनर्जी U है वो है तुम्हारे पास में 186 किलो कैलोरी पर मोल। आप लोगों से पूछा क्या है डेल HF, ये पूछा है इसने।
यस या नो? तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, इस NaCl का क्या आना चाहिए भैया आपको, बॉन्ड हेबर, मतलब बॉन्ड हेबर साइकिल तो आनी चाहिए, यस या नो? इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करोगे, मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास में बात को समझना, या तो फॉर्मूला ऐसे बना लीजिए, डेल HF आपने बनाया तो ये सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, यही तो होता है, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइड बाई क्या करोगे 2, प्लस मैं एक बार तो ऐसे बना प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और प्लस लेटिस एनर्जी, यही तो फॉर्मूला होगा, यस है ना? अब ध्यान देना, यहाँ पर ये जो लेटिस एनर्जी है, एक तो इसको मार्क करो, ये क्या होनी चाहिए, एक तो ये नेगेटिव में होनी चाहिए, यानी कि आप जो वैल्यू पुट करोगे, फॉर्मूले में मैंने नहीं लिखा नेगेटिव, तो क्या लिखोगे -85 किलो कैलोरी पर मोल, -85 किलो कैलोरी पर मोल, ये लिखोगे। ये जो तुम्हारे पास में लेटिस एनर्जी है, इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे तुम -86 किलो कैलोरी पर मोल, यही तो लिखोगे, तो ये चाहिए अपने को। अच्छा, यहाँ पर सब्लिमेशन एनर्जी कितनी है, सब्लिमेशन एनर्जी है 26, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है 58, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है भैया, सॉरी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, ओह सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी है 118.6, डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है 58 डिवाइड बाई 2, क्योंकि पूरी कंप्लीट डिसोसिएशन एनर्जी उसने दे रखी है, फॉर्मूले में तो हमें हाफ चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है -85, और लेटिस एनर्जी कितनी है -86, यही तो है। आई बस हम सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करोगे तो देखो 118 पॉइंट क्या भैया 6, एक 26 है, 58 को कीजिए भैया, 58 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2, अच्छा 2 और 29, इनको टोटल कीजिए, कितना हो गया 0.6, ये कितना हो गया 18, 17, 17, 6 कितना हो गया 3, 2 कितना 2 + 2 6, 6 है 7, कितना हो गया 173.6, यही आना चाहिए, यस है ना? यही आनी चाहिए। एक बार और चेक कर लेना भैया, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी गलती हो सकती है, पॉइंट चेक कर लेने के बाद ये कितना है 9 + 8 कितना हो जाएगा भैया तुम्हारे पास में 17, 17 + 6 कितना हो जाएगा तुम्हारे 23, यहाँ पर 2 क्या हो गया, ऐड हो गया इधर जाके 2 6 7, और ये 173.6, ये किस में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू कितनी आ रही है भैया 186 और 85, ये नेगेटिव में ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 1, और ये इधर 9, और ये नेगेटिव में कितना आ रहा है तुम्हारे पास में 291, ये वैल्यू आ रही होगी, यस ये यानी चाहिए ना 1, इधर गया एक ऐड कीजिए तुम्हारे पास में, सॉरी ये 7 होगा 7, और ये आएगी 271, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब बस तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल एच है, देखना कंप्लीट सोल्व किया, डेल एच है नेगेटिव में आना चाहिए, डेल एच एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 173.6 माइनस 271, ठीक है, तो लेस कीजिए भैया 271 नेगेटिव और 173, ठीक है, ये कितना है भैया तुम्हारे पास में 0, ये 6, इधर की एक बेस कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे आपने क्या 10 7, एक ये 70 16 -7 कितना हो जाएगा 6 7 9, ये हो गया भैया, यानी कि वैल्यू आएगी नेगेटिव के अंदर इसकी, डेल एच एफ इज इक्वल टू -97.4 किलो कैलोरी पर मोल, चेक कर लो भैया, यही वैल्यू आनी चाहिए। यस यही वैल्यू आ रही है 97.4, 97.4 नेगेटिव में आ गई भैया, ये तो डेल एच एफ फॉर्मेशन भैया, एंथैल्पी फॉर्मेशन किस में होता है नेगेटिव में, तो कितनी होगी भैया, ऐसे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भैया, आई क्या बात समझ में, यस या नो? चलिए अपन आगे बढ़ें। देख लेता हूँ कोई और न्यूमेरिकल भी हो तो वो भी करवा देता हूँ मैं आप लोगों को।
ठीक है भैया। इसी के साथ में ये क्या कंप्लीट हो गया आप लोगों के लिए, बोर्न हेबर साइकिल भी कंप्लीट हो गया। अब आप मेंशन कीजिए फजांस रूल, पोलराइजिंग पावर, ये देखें एक बार, उसके बाद में फजांस रूल देखें। चलो मेंशन कीजिए पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। टॉपिक मेंशन कीजिए पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी। इक्वेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मेंशन कीजिए पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, ध्रुवण क्या समता एंड पोलराइजिबिलिटी, एंड पोलराइजिबिलिटी। एंड पोलराइजिबिलिटी, ध्रुवण समता एवं ध्रुवणता, ध्रुवण समता तथा ध्रुवणता, ध्रुवणता। टॉपिक मेंशन कीजिए। मेंशन कीजिए मेंशन कीजिए द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स have both covalent and ionic character together, and the true nature of bond is in between these two extremes. नेक्स्ट मेंशन करना, when a bond is termed as ionic or covalent, it simply means that it has mainly ionic and covalent character. नेक्स्ट मेंशन करना, when cation and anion are close to each other, the tendency of the anion to
टू अंडर deformation is known as polarizability of the anion, and capacity of the cation to polarize the anion is known as polarizing power of cation. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। दो अलग अलग तत्वों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, दो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के बीच, दो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधों सहसंयोजक तथा आयनिक में दोनों प्रकार के लक्षण साथ साथ पाए जाते हैं तथा बंध की वास्तविक प्रकृति दोनों प्रकार के बंधों के बीच की होती है। नेक्स्ट मेंशन करना, जब धन आयन व ऋण आयन एक दूसरे के निकट आते हैं, तो ऋण आयनों के विकृत होने को ऋण आयनों की ध्रुवणता तथा ऋण आयनों को ध्रुवित कर सकने की क्षमता को धन आयन की ध्रुवण शक्ति कहते हैं। कहने का मतलब क्या है भैया, तुम्हारे पास में ये जो कैटाइन है ना, इसको क्या है, इसकी तो होगी पोलराइजिंग पावर। क्या होता है कैटाइन, क्या होता है, इसकी जो साइज़ होती है कैटाइन की वो क्या होती है, कम होती है। एनाइन की साइज़ क्या होती है भैया, वो ज़्यादा होती है। अब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ध्यान देना, ये कौन है तुम्हारे पास में, कैटाइन है, ये धनाइन है भाई तुम्हारे पास में, और ये क्या है, एनाइन। ये चलो, ये एनाइन क्या है, अभी सिमेट्रिकल है भैया। क्या है ये, सिमेट्रिकल है। लेकिन ध्यान देना, जैसे जैसे धीरे धीरे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, यहाँ पर इसकी जो शेप होगी ना एनाइन की, वो क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड शेप हो जाएगी। है बात समझ? कहने का मतलब ये डिस्टोर्टेड शेप हो जाएगी, यानी कि जो तुम्हारे पास में एनाइन था वो अब ये दिखने लगेगा आप लोगों को एनाइन हो सकता है। और इसको कैसे मेंशन किया जा सके, ये तुम्हारे पास में कैटाइन है और ये कहा जाए कि तुम्हारे पास में ये जो एनाइन है ये इस कैटाइन की, दैट मीन्स ये इसकी पोलराइज। कहने का मतलब इसमें करैक्टर कौन से आने लगेंगे, देखो एक दूसरे के क्या है, इंटरमिक्सिंग होने लगी इनके बीच में। तो यहाँ पर ये जो एनाइन है वो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। ये जो एनाइन है ना वो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। ये सम्मित होगा, ये असम्मित होगा, यही वो कहना चाह रहा है। अभी तक तो यहाँ बना, इसको भैया फजांस ने समझाया था इस क्वेश्चन, इस पूरी प्रोसेस को फजांस ने समझाया था हमें। बना लीजिए यहाँ तक का। आगे बात में अब इसको समझाया किसने, हमें फजांस ने। भाई ये जो होगा उसमें किस में पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी कम होगी, इसको किसने एक्सप्लेन किया था, फजांस ने। तो आप लिखिए फजांस रूल।
आप मेंशन कीजिए फजांस रूल। फजांस रूल, ठीक है। ये मेंशन कीजिए, इन्होंने एक्सप्लेन किया और इन्होंने क्या बोला एक बार सुनिए। देखिए फजांस रूल डील्स विद द फजांस रूल डील्स विद द कोवलेंट करेक्टर। फजांस रूल डील्स विद द कोवलेंट करेक्टर in the ionic bond it depends upon following factor नेक्स्ट मेंशन करना फॉलोइंग फैक्टर मेंशन करना स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन सेकंड मेंशन करना लार्ज साइज ऑफ एनाइन नेक्स्ट मेंशन करना हाई चार्ज ऑन कैटाइन एंड एनाइन हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना फजांस नियम आयनिक बंधों में सहसंयोजक बंधों की या आयनिक बंधों में सहसंयोजक गुणों की व्याख्या करता है। सहसंयोजक गुणों की व्याख्या करता है। यह निम्न कारकों पर निर्भर करता है। मतलब ये जो रूल जो दिया गया है वो निम्न फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहला क्या है, क्या इन्होंने बोला, धनायन का आकार कम होना चाहिए। देखो इन्होंने जो बोला, धनायन का आकार कम होना चाहिए, ऋणायन का आकार अधिक होना चाहिए। धनायन का आकार कम होना चाहिए, ऋणायन का आकार अधिक होना चाहिए। धनायन व ऋण आयन पर आवेश का मान अधिक होना चाहिए। ये से ना, तो यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं भैया। एक और मेंशन करना, इफ कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेज इन द आयनिक कंपाउंड, if covalent character increases in the ionic compound, then boiling point and melting point decrease, and solubility also decrease। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, आयनिक बंधों में सहसंयोजक गुण, गुणों का मान बढ़ने पर क्वथनांक व गलनांक का मान घटता है तथा इसी के साथ विलेयता का मान भी घटता है। तो हम लोगों को कोवलेंट करेक्टर निकालना आना चाहिए। तो मैं आपको वो सिखा देता हूँ भैया, कोवलेंट करेक्टर कैसे निकालोगे। आई बात समझ? मतलब इन्होंने क्या बोला कि आप लोग ये देख लेना कि तुम्हारे पास में कैटाइन वेरी कर रहा है। भाई तुम्हारे पास में ये जो सोल्ट है, सबसे पहले जो सोल्ट दिया हुआ है तुम्हारे पास में, जो ये लवण दिया हुआ है, उसमें आप चेक करना कि तुम्हारे पास में कैटाइन वेरी कर रहा है कि एनाइन वेरी कर रहा है। आप देखोगे कि कैटाइन वेरी कर रहा है, धनाइन वेरी कर रहा है। क्वेश्चन तो ऐसे सोल्व करोगे भैया, थ्योरी तो लिख ली, या कि एनाइन वेरी कर रहा है कि ऋणाइन वेरी कर रहा है। ठीक है ना। अब यदि धनाइन वेरी कर रहा है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि जो तुम्हारे पास में कोवलेंट करेक्टर, सहसंयोजक गुण, सीसी का मतलब क्या है, कोवलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है भैया तुम्हारे पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये चार्ज की।
ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि 4 से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा तो फिर आप किससे सोल्व करोगे, रेडियस से क्वेश्चन सोल्व करोगे। पहले आप 4 से क्वेश्चन सोल्व करोगे, यदि 4 से क्वेश्चन सोल्व नहीं होता फिर रेडियस से सोल्व करोगे। चार्ज अपॉन क्या भैया, रेडियस। लेकिन एनाइन के सेंस में क्या बोला गया कि कोवेलेंट जो करेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके वो है, चार्ज के, और डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल किसके है भैया, रेडियस के। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बोला फजान से। आए बात समझ, ये 2 चीज़ें बना लीजिए, फिर देखो हम सारा काम कर देंगे। देख मीन्स आपको यदि कोवेलेंट करेक्टर निकालना आ गया तो क्या बोलूँगा कि कोवेलेंट करेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या भैया तुम, या मैं कह दूँ कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोवेलेंट करेक्टर के। यदि जिसको कोवेलेंट करेक्टर निकालना आ गया वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मान निकाल सकता है। यस या नो, आ गई क्या बात समझ में, बिल्कुल आ जानी चाहिए आप लोगों को। ये बना लीजिए फॉर्मूले पे, मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ आप लोगों को। आ रही बात समझ, कुछ क्वेश्चन सोल्व करें अभी इसके ऊपर। देखो भैया एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले लिखिए अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर, मतलब मैं सारे ऑर्डर देखूंगा। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट करेक्टर कॉमा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। कोवेलेंट करेक्टर का देखना है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखना है। सबसे पहले मैं ऑर्डर की बात करता हूँ, यहाँ पर देखना भैया। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, LICL, NaCl, KCl, RbCl और CaCl। यस है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कैटाइन वेरी कर रहा है कि एनाइन वेरी कर रहा है, कैटाइन वेरी कर रहा है। कैटाइन में भी कौन वेरी कर रहा है, कि चार्ज वेरी कर रहा है क्या, नहीं, रेडियस वेरी कर रही है। तो कोवेलेंट करेक्टर क्या बोलूँगा, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है भैया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन क्या भैया, रेडियस। रेडियस इंक्रीज होगी तो कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यस या नो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास में कोवेलेंट करेक्टर क्या है, इधर चलने पर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो तुम्हारे पास में साइज़ क्या होगी, साइज़ तो इंक्रीज होगी। साइज़ इंक्रीज होगी तो कोवेलेंट करेक्टर जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही तो है कॉन्सेप्ट। तो तुम्हारे पास में जो कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करो तो LICL मोर क्या है तुम्हारे पास में, कोवेलेंट करेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होगा, फिर NaCl में होगा, फिर KCl में होगा, फिर RbCl में होगा, फिर सीजियम क्लोराइड में होगा। ये जो ऑर्डर है वो तो किसका ऑर्डर है, कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर, कोवेलेंट करेक्टर का। भाई CC का मतलब है कोवेलेंट करेक्टर, सहसंयोजक गुणों का या सहसंयोजक सामर्थ्य का क्रम है वो। अब बॉइलिंग पॉइंट का इसका जस्ट रिवर्स हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि सीजियम क्लोराइड की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर RbCl का, फिर KCl का, फिर NaCl का, और फिर क्या है LICL का। ये किसका ऑर्डर होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। ये होगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। ये बना लीजिए भैया, यही तो बात है। अजान स्रोत से इस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे। बनाओ फिर और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। चले आगे आगे।
एक क्वेश्चन और सोल्व कीजिए भैया। LIF, LICL, LIBR और LII, यहाँ पर भी क्या होगा भैया तुम्हें पता है, यहाँ साइज, यहाँ एनाइन वेरी कर रहा है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ध्यान देना कोवलेंट करेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये ध्यान देना एनाइन के रेस्पेक्ट में है। तो कोवलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, LII का कोवलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा LIBR का, एनाइन के सेंस में बात करेंगे, फिर LICL का, फिर LIF का। ये किसका ऑर्डर है भैया, ये कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर है, यही तो कह रहा था कोवलेंट करेक्टर भैया। ये से एनाइन के सेंस में अपन बात करेंगे तो बॉलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, LIF की बॉलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, फिर LICL की होगी, फिर LIBR की होगी और फिर LII की होगी, ठीक है ना। ये भी है, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पर ये किसका है, ये बॉलिंग पॉइंट और क्या किसका है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाइए एक बार। तो ऐसे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ साथ के साथ में, तो आपको आनी चाहिए सारी चीज़ें, साथ के साथ में हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। बना लिया। अब 2-3 क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को, सोल्व कर लीजिए वो, लास्ट 2-3 क्वेश्चन और हैं जो सोल्व कर लीजिए उनको भाई। क्या क्वेश्चन क्या लिया हमने, एक क्वेश्चन लिया हमने, ये लो भैया सोल्व कीजिए इसको, BeCl2 MgCl2 CaCl2 BaCl2, ये सोल्व कीजिए। एक क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप NaCl KCl MgCl2 और CaCl2, इसको सोल्व कीजिए। आई बात समझ में। और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन यहाँ पर, NaCl MgCl2 AlCl3 और SiCl4, ये 3 क्वेश्चन अपने को सोल्व करने हैं। आई बात समझ, तो करते हैं अपन यहाँ पर। एक बार ये बना लीजिए क्वेश्चन, फिर इनको सोल्व करते हैं। ठीक है भैया, करें क्वेश्चन सोल्व करें। देखो भैया, यहाँ पर वेरी कौन कर रहा है, यहाँ वेरी कर रहा है केटाइन, केटाइन वेरी कर रहा है, केटाइन का चार्ज तो सेम है लेकिन रेडियस वेरी कर रही है। रेडियस इंक्रीज होने पर कोवलेंट करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। रेडियस इंक्रीज होने पर, इधर से इधर चलने पर तुम्हारे पास में जो रेडियस है, साइज है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो कोवलेंट करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर आएगा वो सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगा, तो जो ऑर्डर आएगा तुम्हारे पास वो BeCl2, ठीक है भैया। फिर किसका होगा, MgCl2 का, फिर किसका होगा, CaCl2 का, और फिर किसका होगा, BaCl2 का। यही तो ऑर्डर होगा। ये किसका ऑर्डर है, ये कोवलेंट करेक्टर का नाम है। तो आप लोग क्या करना है, ये कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर तो आप लोगों को मैंने बता दिया। अब आप इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट खुद निकाल लेना भैया। 2 ही क्वेश्चन और सोल्व करेंगे अपन, 2 ही क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अपना काम कंप्लीट हो जाना है। तो 2 क्वेश्चन की और बात करते हैं। कोवलेंट करेक्टर मैं निकाल के दे रहा हूँ आप लोगों को, कोवलेंट करेक्टर मैं निकाल के दे रहा हूँ।
आई बात समझ। जैसे मैं बात करूँ NaCl KCl MgCl, अब देखना भाई यहाँ पर एनाइन कोई वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन ध्यान देना केटाइन तो वेरी कर रहा है, लेकिन इसका चार्ज भी वेरी कर रहा है। देखो ये क्या है Na+, ये क्या है भैया K+, ये क्या भैया Mg+2 और ये क्या भाई Ca+2। ये से ना, अब यहाँ पर क्या देखूंगा मैं, इसका चार्ज देखूंगा। और कोवेलेंट करेक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, चार्ज। चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर मेंशन कीजिए भाई ये वाली ये जो दोनों है, ये जो इनका चार्ज मैक्सिमम है तो इनका कोवेलेंट करेक्टर इनसे तो ज़्यादा होगा। लेकिन अब इसमें केस ये फंस गया कि इन दोनों का चार्ज क्या है, दोनों का चार्ज सेम है यार। अब चार्ज सेम है तो फिर क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं भाई, अपने पास में जैसे चार्ज सेम आ जाएगा तो फिर किसकी बात करेंगे, फिर तो बात करेंगे हम इसके साइज की। भाई जब चार्ज सेम आ रहा है तो फिर किसकी बात करेंगे, साइज की, रेडियस की बात करेंगे। और क्या बोलेंगे, जिसका रेडियस क्या होता है भैया ज़्यादा होगा उसका कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो इसमें रेडियस ज़्यादा किसकी है, रेडियस ज़्यादा होगी कैल्शियम की, ठीक है ना, मैग्नीशियम के जस्ट नीचे आता है भैया। तो कैल्शियम की रेडियस ज़्यादा है तो इसका कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा भैया, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। रेडियस जिसकी ज़्यादा होगी कोवेलेंट करेक्टर उसका क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, MgCl2 का, पहली बात तो ये। फिर किसका होगा, CaCl2 का। अब देखो इन दोनों का चेक करते हैं। यहाँ पर भी सेम क्या है, जो केटाइन है उनके ऊपर चार्ज सेम है तो फिर वही अप्लाई होगा। रेडियस जिसकी ज़्यादा होगा उसका कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो रेडियस ज़्यादा किसकी है भैया, पोटेशियम, तो इसका कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा, कम होगा। तो फिर कौन आएगा, NaCl आएगा और फिर क्या आएगा, KCl आएगा। ये किसका ऑर्डर है, ये कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है, कोवेलेंट करेक्टर का। तो आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो आप खुद बना लेना भैया, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप खुद बना लेना। फिर अपन बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, एक लास्ट एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि Cl सब में क्या है, सेम है। यहाँ पर क्या चेक करोगे, ये Na+ है, ये क्या है Mg+2 है, ये है Al+3 है और ये है Si+4 है। ये अपन ने बात की। जब आप इसकी बात करोगे तो आप यहाँ पर क्या पाओगे कि तुम्हारे पास में यहाँ चार्ज इंक्रीज हो रहा है। आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और चार्ज इंक्रीज होने पर कोवेलेंट करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है, इसके ऊपर। अच्छा ध्यान देना, चार्ज कोई सा भी हो सकता है तुम्हारे पास में, केटाइन हो सकता है, एनाइन हो सकता है। तो इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसका कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा। SiCl4, फिर Al-Cl3, फिर होगा MgCl2 और फिर क्या होगा भैया, NaCl। ये भैया किसका ऑर्डर है, कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर है। ये लो भैया कोवेलेंट करेक्टर मैंने आप लोगों को बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप निकाल लेना। जस्ट इसका जो रिवर्स होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये बात आपके गले उतर रही होगी, आ गई होगी बात समझ में। तो ये वाले क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।